नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 52 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बीरभूम हिंसा मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, चीन के साथ सामान्य संबंध बहाल करने के लिए सीमा क्षेत्रों में स्थिति सामान्य होना आवश्यक। लोकसभा में वित्त विधेयक 2022 पारित। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 182 करोड़ 55 लाख टीके लगाए गए। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस पर महाद्वीपीय ऊर्जा निर्भरता कम करने के लिए नई भागीदारी की घोषणा की। क्रिकेट 15वीं इंडियन प्रीमियर लीग कल से शुरू और स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एचएस प्रणॉय सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार संध्या में नीलम मलकानिया के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए आपसे अपील है कि कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार। भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को नई सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। मंत्रिपरिषद में 50 अन्य मंत्रियों को शामिल किया गया है, जिनमें 16 कैबिनेट स्तर, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को बधाई दी है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार विकास की नई गाथा लिखेगी और लोगों की आकांक्षाएं पूरा करेगी। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। एक रिपोर्ट। आज दोपहर ठीक 4:20 पर योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इतिहास रच दिया। 2017 में जिस व्यक्ति के मुख्यमंत्री बनने की घोषणा तमाम लोगों के लिए चौंकाने वाली खबर थी, वो इस बार अपनी दूसरी पारी के लिए आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे थे। पिछली बार योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में शामिल रहे कई मंत्रियों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य का उप मुख्यमंत्री का पद बरकरार रहा। वहीं पिछली सरकार में मंत्री रहे ब्रजेश पाठक को प्रमोशन मिला और वो नए उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। पुलिस अफसर से राजनेता बने असीम अरुण को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता और फिल्मी सितारे मौजूद रहे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम हिंसा मामले की सीबीआई से जांच के आदेश दिए हैं और अप्रैल तक स्थिति की रिपोर्ट देने को कहा गया है। रामपुरहाट जिले के बोगतुई गांव में तृणमूल कांग्रेस के पंचायत नेता की सोमवार को हत्या के 1 घंटे के बाद 8 लोगों को जलाकर मार डाला गया, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को इस मामले में स्थगन आदेश देने और फिर से याचिका देने के अनुरोध को खारिज कर दिया। राज्य विधानसभा में भाजपा नेताओं के विरोध के चलते अध्यक्ष ने हत्या मामले पर चर्चा करने के लिए समय देने से इनकार कर दिया था। प्रधानमंत्री ने इस घटना की निंदा की और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराए जाने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है।
एक ट्वीट संदेश में पार्टी महासचिव बीएल संतोष ने कहा है कि न्यायालय ने ये आदेश देकर सही समय पर हस्तक्षेप किया है। संसद से बाहर पत्रकारों से बातचीत में पश्चिम बंगाल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि इस घटना की निष्पक्ष सीबीआई जांच जरूरी थी। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि जांच से बड़े षड्यंत्र का खुलासा होगा। चीन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बातचीत की। बाद में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। अप्रैल 2020 में चीन की कार्रवाइयों की वजह से दोनों देशों के संबंधों में गतिरोध पैदा हुआ था। 3 घंटे तक चली बैठक में दोनों नेताओं ने मुक्त वातावरण में व्यापक और महत्वपूर्ण एजेंडे पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में अफगानिस्तान और यूक्रेन सहित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिला। आपसी संबंधों में शिक्षा, यात्रा और वाणिज्य सहित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ संबंधों में सुधार हो रहा है। हालांकि देशों के संबंध वांछित गति के मुकाबले धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। We've had 15 rounds of talks between senior commanders and progress has been achieved on several friction points from the disengagement perspective. This needs to be taken forward since the completion of disengagement is necessary for discussions on de-escalation to take place. I would describe our current situation as work in progress, obviously at a slower pace than desirable, and my discussions with FM Wang Yi today were aimed at expediting that process. विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव का प्रभाव पिछले 2 वर्ष में समग्र भारत चीन संबंधों में महसूस किया गया है। उन्होंने कहा कि ये स्वाभाविक है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आपसी संबंधों का आधार है। विदेश मंत्री वांग यी ने सामान्य स्थिति बहाल करने की इच्छा व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत स्थायी और भरोसेमंद संबंध चाहता है, लेकिन सामान्य स्थिति बहाल होने के लिए शांति और स्थिरता कायम होना आवश्यक है। अफगानिस्तान के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की नीति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 2593 से प्रेरित है। यूक्रेन के बारे में दोनों नेताओं ने बातचीत में अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन वे इस बात पर सहमत थे कि कूटनीति और वार्तालाप को वरीयता दी जानी चाहिए। चीन के विदेश मंत्री ने इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख में बचे हुए क्षेत्रों से जल्दी और पूरी तरह से सेनाओं को पीछे हटाने का काम पूरा करने के लिए आगे बढ़ने की जरूरत पर चर्चा की। सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि मौजूदा स्थिति का बने रहना किसी के हित में नहीं है। शांति बहाली और आपसी विश्वास से ही अनुकूल माहौल बनाने में मदद मिलेगी। बैठक में चीन के विशेष प्रतिनिधियों ने इस पहल को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को चीन का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया। श्री डोभाल ने निमंत्रण पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मुद्दों का तुरंत और सफलतापूर्वक हल निकालने के बाद ही वे चीन की यात्रा कर सकते हैं। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने ऊर्जा के लिए रूस पर महाद्वीप की निर्भरता कम करने के लिए एक नई भागीदारी की घोषणा की है। ये यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस को अलग थलग करने की दिशा में एक कदम है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ऊर्जा का उपयोग अपने पड़ोसी देशों के विरुद्ध करते हैं। श्री बाइडेन ने कहा कि उन्होंने यूरोपीय संघ के साथ भागीदारी की घोषणा से रूसी ऊर्जा स्रोतों पर यूरोप की निर्भरता कम करने के साथ साथ महाद्वीप की गैस की समग्र मांग कम हो जाएगी। योजना के अंतर्गत अमेरिका और अन्य देश इस साल यूरोप को तरल प्राकृतिक गैस के निर्यात में 15 अरब क्यूबिक मीटर की वृद्धि करेंगे। इसके अलावा वे स्वच्छ ऊर्जा के साथ गैस बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाकर और मीथेन रिसाव को कम करके अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इससे वैश्विक तापमान नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। यूरोपीय संघ की कार्यकारी प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा है कि यूरोप के लिए रूस से हटकर अन्य ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं के साथ साझेदारी बढ़ाना महत्वपूर्ण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं?
ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है हिस्ट्री। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.air@gmail.com पर। इतिहास विषय पर आपके प्रश्न हमें 30 मार्च तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा ने वित्त विधेयक 2022 पारित कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में इस पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि विधेयक में शामिल कर प्रस्तावों से करदाताओं पर न्यूनतम बोझ पड़ेगा। करदाताओं के फेसलेस मूल्यांकन के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि इससे संबंधित संशोधनों का लक्ष्य खामियां दूर करना और करदाताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विवादों का समाधान करने के लिए मंच प्रदान करना है। नियमों के पूर्व प्रभाव से संशोधन के बारे में वित्त मंत्री का कहना था कि इसका लक्ष्य दुरुपयोग रोकना और करदाताओं के अपनी आय घोषित करने तथा बिना जुर्माने के कर अदा करने का अवसर प्रदान करना है। जीएसटी को युक्तिसंगत और सरल बनाने के बारे में श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये प्रक्रिया जारी है और जीएसटी परिषद इस पर काम कर रही है। ईंधन के मूल्यों के बारे में बढ़ोत्तरी के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि इन पर यूक्रेन युद्ध का प्रभाव पड़ा है और समूचा विश्व इससे प्रभावित हुआ है। लोकसभा में विधेयक पारित होने से सरकार अगले महीने से केंद्रीय बजट के प्रावधान लागू कर सकेगी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 182 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 29 लाख 82 हजार से अधिक टीके लगाए गए। देश में 12 से 14 वर्ष के 1 करोड़ से अधिक बच्चों को कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट संदेश में टीका लगवाने वाले सभी बच्चों को बधाई दी है। इस समय स्वस्थ होने की दर 98.75% है। कल करीब 2,500 मरीज स्वस्थ हुए। स्वस्थ मरीजों की संख्या बढ़कर 4 करोड़ 24 लाख 78 हजार 87 हो गई है। देश में कल 1,600 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में इस समय 21,530 मरीज उपचाराधीन हैं। दैनिक संक्रमण दर 0.24% और साप्ताहिक संक्रमण दर 0.33% है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज गुजरात के जामनगर में भारतीय नौसेना पोत INS वलसुरा को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया। राष्ट्रपति ध्वज युद्ध और शांति दोनों स्थितियों में किसी सैन्य इकाई की विशिष्ट सेवा को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर होने के नाते उनके लिए ये अत्यंत संतोषजनक और गर्व का क्षण है। इस अवसर पर रस्मी परेड का आयोजन किया गया और राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति कल से उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। हरिद्वार में 27 मार्च को राष्ट्रपति दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समापन समारोह को संबोधित करेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आश्वासन दिया है कि देश में नागरिक विमानन के विकास के लिए सरकार इस क्षेत्र के सभी संबंधित पक्षों के साथ रचनात्मक सहयोगी के रूप में काम करेगी। हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया कार्यक्रम के 5वें संस्करण का औपचारिक रूप से आज उद्घाटन करने के बाद श्री सिंधिया ने कहा कि विमानन क्षेत्र में भारत तेजी से उभरा है और चुनौतियों का सामना करने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कल से 3 दिन की दुबई यात्रा पर जा रहे हैं। दुबई में श्री ठाकुर मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सिनेमा तथा टेलीविजन जगत के अग्रणी लोगों से विचार विमर्श करेंगे। दुबई एक्सपो में वे भारतीय पैविलियन भी जाएंगे, जहां मीडिया और मनोरंजन सप्ताह मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक पुस्तिका साझा की जिसमें पिछले महीने के मन की बात कार्यक्रम के रोचक पहलुओं का उल्लेख किया गया है। इसमें उन लोगों का साक्षात्कार है जिनका उल्लेख पिछले महीने के कार्यक्रम में किया गया था।
प्रधानमंत्री आकाशवाणी से इस महीने मन की बात रविवार के दिन 11 बजे साझा करेंगे। ये इस रेडियो कार्यक्रम की 87वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी ये उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। 10 दिन का मेगा लाल किला उत्सव भारत भाग्य विधाता आज दिल्ली के लाल किले से शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर लाल किले से नए भारत के निर्माण में योगदान करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान की याद दिलाई। सुश्री ईरानी ने कहा कि लाल किला सिर्फ एक स्मारक नहीं है, बल्कि ये एक जीवंत उदाहरण है जो राष्ट्र को हर वर्ष संकल्प करने, वायदे पूरे करने और संविधान के प्रति जिम्मेदारी की याद दिलाता है। स्विट्जरलैंड में खेले जा रहे स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने कनाडा की मिशेल ली को 21-10, 21-19 से हराया। पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में एचएस प्रणॉय ने पारुपल्ली कश्यप को 21-16, 21-16 से मात दी। इस समय समीर वर्मा और एंथनी जिंटिंग के बीच मुकाबला चल रहा है। आज ही किदाम्बी श्रीकांत का सामना डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसन से होगा। महिला डबल्स में अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी का सामना मलेशिया की विवियन हू और लिम च्यू सिन से होगा। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट के 15वें संस्करण की शुरुआत कल से मुंबई में हो रही है। ब्यौरे के साथ है खेल डेस्क से सिद्धार्थ सिंह। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट के 15वें संस्करण का आगाज कल से मुंबई में हो रहा है और इसे लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। उद्घाटन मैच वानखेड़े स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और पिछली बार की उपविजेता कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा। 65 दिन तक चलने वाली प्रतियोगिता में कुल 74 मैच खेले जाएंगे। 70 लीग मुकाबलों में से 55 मुंबई में और 15 मैच पुणे में खेले जाएंगे। 4 नॉकआउट मुकाबलों के स्थान अभी तय नहीं है। इस संस्करण में 4 प्लेऑफ के लिए 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 5-5 के 2 ग्रुप में बांटा गया है। आईपीएल के सीजन के लिए बीसीसीआई ने 2 नई टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस शामिल की हैं। ग्रुप ए में कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स शामिल हैं। वहीं ग्रुप बी में चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार आईपीएल का खिताब किस टीम के नाम रहेगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 57,362 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 17,153 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 76 रुपए 21 पैसे पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $116 प्रति बैरल के आसपास बनी रही। आर्थिक जगत की खबरों के साथ अभी आपने सुनी मनोज पाठक की रिपोर्ट। और अब आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 52 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बीरभूम हिंसा मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, चीन के साथ सामान्य संबंध बहाल करने के लिए सीमा क्षेत्रों में स्थिति सामान्य होना आवश्यक। लोकसभा में वित्त विधेयक 2022 पारित। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 182 करोड़ 55 लाख टीके लगाए गए। अमरीका और यूरोपीय संघ ने रूस पर महाद्वीप की ऊर्जा निर्भरता कम करने के लिए नई भागीदारी की घोषणा की। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट का 15वां संस्करण कल से शुरू और स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय सेमीफाइनल में पहुंचे। ये आकाशवाणी है। एफएसएसएआई ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से एफएसएसएआई पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
और अब प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा ने आज वित्त विधेयक 2022 को मंजूरी दी। इससे पहले वित्त विधेयक 2022 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान और इससे उबरने के प्रयासों के दौरान सरकार का सतत रुख ये रहा कि व्यवस्था को पटरी पर लाने और सुधार के वित्त पोषण के लिए कोई अतिरिक्त कराधान नहीं लिया जाए। उन्होंने कहा कि इसीलिए पिछले समय में हमने कोई नया कर नहीं लगाया। सीतारमण ने कहा कि एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के करीब 32 देशों ने विभिन्न कर लगाए, जिनमें व्यक्तिगत आय में वृद्धि, स्वास्थ्य कर और उत्पाद शुल्क आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन देशों में जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन और रूस जैसे देश शामिल हैं, जिन्होंने कोविड से निपटने और व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कर का आसान रास्ता अपनाया। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे पास भी कोविड कर लगाने का कुछ वर्गों से सुझाव आया था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। आयकर की सीमा कम नहीं करने संबंधी कांग्रेस सहित विपक्ष के आरोपों पर सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार आम लोगों पर कर का बोझ नहीं डालने की नीति पर काम करती है। वित्त विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कुछ प्रावधानों के लिए सरकार की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि केंद्र की नीतियों के कारण ऋण बोझ बढ़ता जा रहा है, जो अर्थव्यवस्था के लिहाज से ठीक नहीं है। भाजपा के निशिकांत दुबे ने कहा कि कोविड के गंभीर संकट के बीच हमारी सरकार ने बजट में गांव, गरीब, किसान और महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान दिया, जो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद यूक्रेन संकट के कारण एक अलग चुनौती पैदा हुई और इसके कारण तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। महंगाई पर विपक्षी दलों के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान लगभग 1.44 लाख करोड़ रुपए के तेल बॉन्ड जारी किए गए, जिस पर 6.4% से 8.5% ब्याज देय था। उन्होंने सवाल किया कि ऐसा यूपीए सरकार ने किसके फायदे के लिए किया था। भाजपा सदस्य ने कहा कि मोदी सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रित करने की पहल की है, जो तेल पर निर्भरता कम करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को सशक्त बनाने की बात करते हैं। इसका ही उदाहरण है कि भारत ने $50 अरब के अनाज का निर्यात किया। उन्होंने कहा कि तेल पर निर्भरता को समाप्त करने के लिए हाइड्रोजन बिजली के उपयोग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के मुरलीधरन ने कहा कि सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। भाजपा की सुनीता दुग्गल ने कहा कि इस सरकार ने आयकर की व्यवस्था को सरल बनाया है। उन्होंने कहा कि आज देश में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां गैस सिलेंडर और बर्नर नहीं होगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मिथुन रेड्डी ने कहा कि कोरोना काल में भी जीएसटी और कर संग्रह बढ़ा है, जो सरकार और वित्त मंत्री के प्रयासों को दिखाता है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि सदन के भीतर इसका वादा किया गया था। बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्रा ने कहा कि नोटबंदी के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा था और जो लक्ष्य रखा था, वो पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि कितना कालाधन वापस आया। जनता दल यूनाइटेड के कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस की अपरूपा पोद्दार ने कहा कि नोटबंदी के समय लोग कतारों में खड़े रहे और कई लोगों की मौत हो गई, लेकिन ये पता नहीं चला कि कितना कालाधन वापस आया। कांग्रेस के सुरेश ने कहा कि सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बजट में कटौती की। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों का सबसे ज्यादा नुकसान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों को हुआ है। आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि सरकार को देश में पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते दामों पर नियंत्रण के लिए सरकार को यूक्रेन रूस संकट पर गंभीरता से नजर रखनी होगी। शिवसेना के श्रीकांत शिंदे ने कहा कि आयकर में मध्यम वर्ग को कोई छूट नहीं दी गई है। बसपा के रितेश पांडे ने भी क्रिप्टो करेंसी पर सरकार की ओर से स्पष्ट रुख नहीं होने की बात कही। सदन में दिल्ली के 3 नगर निगमों का एकीकरण करने संबंधी दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 भी पेश किया गया। विपक्षी दलों के सदस्यों के विरोध के बीच लोकसभा में इसे पेश किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उक्त विधेयक पेश किया।
इसका कांग्रेस, आरएसपी और बहुजन समाज पार्टी ने विरोध किया। इस पर गृह राज्य मंत्री राय ने कहा कि वे ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि विधेयक को पेश करना कहीं से भी भारत के संविधान की मूल भावना का उल्लंघन नहीं है और न ही ये संघीय ढांचे के खिलाफ है। राय ने कहा कि दिल्ली में 3 समवर्ती नगर निगमों के सृजन का मुख्य उद्देश्य जनता को प्रभावी नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराना था, लेकिन पिछले 10 वर्ष का अनुभव ये दर्शाता है कि ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ये विधेयक लाया गया है। विधेयक का विरोध करते हुए आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि ये विधेयक दिल्ली सरकार और दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र का हनन करता है। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि इस विधेयक को पेश किए जाने का इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि ये सदन की विधायी क्षमता और दायरे से बाहर का विषय है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज शून्यकाल में विभिन्न दलों के सदस्यों ने लोक महत्व के विभिन्न मुद्दे उठाए तथा प्रश्नकाल सामान्य ढंग से चला। यद्यपि शून्यकाल में पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पिछले दिनों हुई कथित हिंसा के मुद्दे पर हंगामे के कारण सदन की बैठक को 10 मिनट के लिए स्थगित किया गया। शुक्रवार होने के कारण आज भोजनावकाश के बाद सदन में गैर सरकारी कामकाज हुआ। शून्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के सुशील कुमार मोदी ने शुक्रवार को केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए सांसदों को मिले विवेकाधीन कोटे को समाप्त करने की मांग उठाई। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने प्राथमिक स्कूलों की खस्ताहाल स्थिति और उनमें शिक्षकों के अभाव का मुद्दा उठाया और कहा कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे गरीब परिवारों से होते हैं। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के तिरुचि शिवा ने कहा कि देश की भावी पीढ़ी को संवारने की जिम्मेदारी शिक्षकों के हाथ में होती है और उनके साथ जैसे बर्ताव होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। बीजू जनता दल के प्रशांत नंदा ने कलाकारों की दयनीय स्थिति का मुद्दा उठाया और कहा कि उन्हें मिलने वाली पेंशन भी समय पर नहीं मिल रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वंदना चव्हाण ने पुणे में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाए जाने की मांग की, जबकि मनोनीत सदस्य सोनल मानसिंह ने एंटीबायोटिक्स के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया और सरकार से इस पर रोक के लिए उचित कदम उठाने की मांग की। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने बीमा कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ की जाने वाली धोखाधड़ी का मामला उठाया और सरकार से उनके हितों की रक्षा की मांग की। बीजू जनता दल के अमर पटनायक ने कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों का मुद्दा उठाया और कहा कि ऐसे बच्चों के संबंध में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय के आंकड़ों में बहुत अंतर है। इसके बाद भाजपा की रूपा गांगुली ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पिछले दिनों हुई कथित हिंसा का मुद्दा उठाते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने इसका जोरदार विरोध किया और हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। भोजनावकाश के बाद भाजपा के राकेश सिन्हा ने एक निजी संकल्प पर चर्चा शुरू की। संकल्प में कहा गया कि जिस प्रकार नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है, वैसे ही राज्य और जिला स्तर पर अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाने चाहिए। सिन्हा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा 1931 में लंदन में दिए गए एक भाषण की याद दिलाई, जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश शासकों ने एक सुंदर वृक्ष को काट दिया। उनके अनुसार महात्मा गांधी का संकेत भारत की प्राचीन शिक्षा की तरफ था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मानव की चेतना और संकल्प से डरे हैं क्योंकि ज्ञान चेतना का विकास करता है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 52 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बीरभूम हिंसा मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, चीन के साथ सामान्य संबंध बहाल करने के लिए सीमा क्षेत्रों में स्थिति सामान्य होना आवश्यक। लोकसभा में वित्त विधेयक 2022 पारित हुआ।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 182 करोड़ 55 लाख टीके लगाए गए। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस पर महाद्वीपीय ऊर्जा निर्भरता कम करने के लिए नई भागीदारी की घोषणा की। क्रिकेट में 15वीं इंडियन प्रीमियर लीग कल से शुरू और स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।